Hello friends and welcome back to my YouTube channel Commerce का ज्ञान। Today we are going to start class 11 chapter accounting equation, right? कि जो एक important chapter है और इसके examples आप लोग अपने exam में भी expect कर सकते हैं। chapter बहुत easy है, इसका जो accounting equation है वो आपको मैच करना है, examples भी इतने tough नहीं है, right? तो ये चैप्टर्स ऐसे है कि जहाँ से अब आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद और एक चैप्टर आपका आएगा जिसमें आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ने हैं। उसके बाद आपके सारे चैप्टर्स प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे बेस्ड है। आगे के जो थियरी चैप्टर्स है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखना, बिकॉज वो सारे चैप्टर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली उसमें से क्वेश्चंस आते ही है एवरी टाइम। ठीक है, सो स्टे ट्यून। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट। ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ये हमने भी पढ़ा है पहले भी। ड्यूअल एस्पेक्ट दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर? किस चीज़ पे अकाउंटिंग इक्वेशन आपका डिपेंड करता है? ड्यूअल एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। अब डेबिट एंड क्रेडिट मतलब क्या? फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जितने भी अमाउंट से मैं अपने अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजेक्शन को डेबिट कर रहा हूँ उतने ही अमाउंट से मुझे उसको क्रेडिट भी करना है। अच्छा, और क्या होगा कि मान लो कि किसी ट्रांजेक्शन को मैं क्रेडिट कर रहा हूँ तो उसी इक्विवेलेंट अमाउंट से मुझे उसको डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ वाइस वर्सा। अगर डेबिट कर रहे हो तो क्रेडिट करना है और अगर क्रेडिट कर रहे हो तो फिर डेबिट करना है। दैट इज़ व्हाट द ड्यूअल एस्पेक्ट टीचेस अस। ठीक है, सो फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। सॉरी फॉर द कैमरा। ठीक है, सो हर एक डेबिट के लिए आपको इक्विवेलेंट अमाउंट का क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब कि कोई ऐसा अकाउंट होगा कि जो डेबिट हो रहा है और बदले में उसके सामने कोई अकाउंट ऐसा होगा कि जो क्रेडिट हो रहा है, और तभी जाके हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा? टैली होने वाला है। ठीक है, चलिए अब आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आपके जितने भी एसेट्स है बिजनेस में, ठीक है, एसेट्स मतलब कि दोज आर द रिसोर्सेज, राइट, दोज आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज कि जिसको बेच कर आपका जो भी बिजनेस है उसमें पैसे आपको मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक, कैश, बैंक, डेटर्स, राइट, ये सारे क्या है? करंट एसेट्स है। फिक्स एसेट्स की बात करें तो प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, राइट, दिस आर योर इकोनॉमिक रिसोर्सेज और जिसकी मदद से आप लोगों का बिजनेस चलने वाला है और आपकी अर्निंग्स जनरेट होने वाली है। सो योर एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ मतलब कि ये आउटसाइडर्स को जो हमें पैसे देने हैं, राइट, थर्ड पार्टीज़ को जो हमें पैसे पे करने हैं, राइट, दीज आर आवर लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ की बात करें तो जो क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, बिल्स पेएबल, राइट, बैंक लोन, ये सारी चीज़ें क्या है? लायबिलिटीज़ है। प्लस कैपिटल। कैपिटल मीन्स ओनर्स कैपिटल। ठीक है, ओनर ने जितना भी पैसा लगाया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो बेसिकली कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, राइट, इट इज़ एन इंटरनल लायबिलिटी। सो योर एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही अकाउंटिंग इक्वेशन आपको दिमाग में रखना है और सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। एट द एंड ऑफ योर एग्जाम्पल आपका ये इक्वेशन टैली होना चाहिए, तो आपका आंसर एकदम 100% सही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपका ये अकाउंटिंग इक्वेशन 100% टैली होना चाहिए। सो अगर आपको कोई एग्जांपल दिया है तो आपको जितने भी एसेट्स है उसका टोटल कर लीजिए और उसके बगल में लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल उसका टोटल कर लीजिए। ये दोनों साइड्स हमेशा क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। लेट्स से कुछ चीज़ें हमें एसेट में रिकॉर्ड करनी है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज़, ठीक है, प्लस कैपिटल, प्लस कैपिटल। अब एसेट में क्या आ सकता है? स्टॉक, ठीक है, कैश, देन डेटर्स। जितने भी एसेट हो आपको एग्जाम्पल से ये जज करना होगा कि कितने एसेट्स आपके लिए रिलेवेंट है। अगर एग्जाम्पल से पहले पता नहीं चल रहा कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए तो भाई 2-3 कॉलम्स की जगह एक्स्ट्रा छोड़ देना। ठीक है, इक्वल्स टू लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में क्या आ सकता है? क्रेडिटर्स, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी काफ़ी बार पूछा जा सकता है। देन यू हैव लोन। ये सारी चीज़ें लायबिलिटीज़ में आती है, तो लायबिलिटीज़ के लिए भी कॉलम की जगह आपके पास होनी चाहिए। प्लस कैपिटल, राइट, कैपिटल में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो
इस तरह से आपको ट्रांजेक्शन्स को क्या करना है, डिवाइड करना है, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ऑफ रुपीज़ 1 लाख, ऑफ रुपीज़ 1 लाख। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स का कॉलम, ठीक है, क्या हमने स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज़ 1 लाख, ठीक है। तो इसमें अब कौन से अकाउंट्स आपको इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे पहले कौन से अकाउंट्स आपके रेलेवेंट है, या तो कौन से अकाउंट्स को ये ट्रांजैक्शन अफेक्ट कर सकते हैं। सो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, इट मीन्स मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा जो कैश बैलेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि मुझे एसेट साइड पे तो इफेक्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, जब भी हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो कैश के साथ करें, बैंक बैलेंस के साथ करें, या तो कोई मशीनरी लाकर स्टार्ट करें, इट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंट्रोड्यूसिंग बेसिकली कैपिटल। तो प्रोप्राइटर का या तो ओनर का जो कैपिटल है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो मेरा कैपिटल भी बढ़ रहा है और मेरा कैश भी बढ़ रहा है। सो कैपिटल साइड पे भी आपको इफेक्ट देना पड़ेगा, राइट। सो अब रिकॉर्ड कैसे करना है, लेट्स से बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश इज़ योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन, तो कैश में लिख दीजिए 1 लाख रुपीज़, ठीक है। और कोई अकाउंट तो अफेक्ट नहीं हो रहा है, फिर सीधा हम लोग आ जाएंगे कैपिटल में, तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा 1 लाख रुपीज़, यहाँ पे भी प्लस हो गया 1 लाख रुपीज़। नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है, योर एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज़ में और कोई अमाउंट नहीं है, मेरा एसेट 1 लाख रुपीज़ है, मेरा कैपिटल भी 1 लाख रुपीज़ है। सो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो रहा है, टैली हो रहा है। बस इसी तरह से हम लोगों को सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना है। पहले आपको ये चेक करना है कि कौन से अकाउंट को वो अफेक्ट करने वाले, एसेट, लायबिलिटी या तो कैपिटल, और उस तरह से हमें उसको पोस्टिंग करना है और फिर उसको बैलेंस आउट करना है। क्लियर गाइस? चलिए हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स की जो नॉर्मली ये सारे ट्रांजैक्शंस एग्जाम में कवर होते ही है, ठीक है। ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जब हम लोग एग्जांपल करेंगे तब ये सारे ट्रांजैक्शन उसमें वैसे भी कवर होने वाले हैं। दिस इज़ फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैंक लोन, हमने बैंक से लोन लिया, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि कौन से 3 या तो 2 या तो सिंगल, कौन से अकाउंट को ये अफेक्ट करने वाला है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा कोई भी ट्रांजेक्शन सिर्फ एसेट्स या तो सिर्फ लायबिलिटीज़ को अफेक्ट करेगा, ठीक है। वो एसेट और लायबिलिटी को साइमल्टेनियसली भी अफेक्ट कर सकता है, या तो कोई ट्रांजेक्शन्स ऐसे होंगे कि जो सिर्फ एसेट साइड पे ही रिकॉर्ड होने वाला है और कहीं पे नहीं होंगे, राइट। सो डोंट वरी, ठीक है। ऐसे ट्रांजेक्शन्स भी आ सकते हैं। हमेशा ऐसा मत समझना कि सर ये तो सिर्फ एसेट साइड पे आ रहा है मतलब कुछ गलती की है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। चलिए, मैंने बैंक लोन लिया, ठीक है। तो अब बैंक से मुझे पैसे मिल रहे हैं, या तो कैश या तो बैंक, ऑब्वियसली बैंक अकाउंट में आएंगे बैंक लोन के पैसे। इट मीन्स कि मेरा एसेट साइड पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इन बैंक कॉलम, ठीक है। और हमने लोन लिया तो लोन मेरे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी है। इट मीन्स कि मेरा लायबिलिटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? सेकेंड, यू हैव पेमेंट टू अ क्रेडिटर, ठीक है। हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया, ऑब्वियसली कैश या तो बैंक से किया होगा, तो मेरा एसेट साइड पे डिक्रीज होगा, ठीक है, या तो कैश या तो बैंक। लेट से कैश में पेमेंट किया, अब क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर मेरे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है, उसको मैंने पे ऑफ कर दिया। इट मीन्स कि मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। देन यू हैव ड्राइंग्स बाय द ओनर ऑफ कैश। ड्राइंग्स मतलब कि अपने ही बिजनेस से पैसा विड्रॉ करना फॉर पर्सनल यूज़, नॉट फॉर बिजनेस, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज़, इसलिए उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। सो ड्राइंग्स से क्या होगा कि जो मेरा कैपिटल का बैलेंस है वो क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि मेरा कैपिटल जो मैंने इन्वेस्ट किया था उसी में से अब मैं पर्सनल यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ। सो माई कैपिटल गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। सो कैपिटल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू ड्राइंग्स। और मैंने ड्राइंग्स में क्या किया, मैंने कैश विड्रॉ किया। काफ़ी बार गुड्स भी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें मैंने क्या किया है, कैश विड्रॉ किया है, तो मेरा कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। इस तरह से आपके ट्रांजैक्शंस क्या होंगे, टैली होते रहेंगे। एंड लास्ट इज कैश परचेज। अब कैश परचेज किया है, ठीक है, तो इट मीन्स कि कैश मेरा क्या हो रहा होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि कैश पेमेंट मैंने किया होगा। सेकेंडली,
परचेज, लेट से मैंने गुड्स परचेज किए तो गुड्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड अंडर एसेट्स, तो इट मीन्स एसेट्स में ही इंक्रीज हो रहा है, लेट से गुड्स। तो ऐसे भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं कि जो सिर्फ एसेट साइड पे ही दोनों आपके इफेक्ट आने वाले, इंक्रीज भी यहाँ पे हुआ, डिक्रीज भी यहाँ पे हुआ, ठीक है। या तो कोई भी दो अकाउंट में भी इसकी इफेक्ट आ सकती है, लेट से एसेट में डिक्रीज हुआ, कैपिटल में भी डिक्रीज हुआ, सो साइमल्टेनियस डिक्रीज भी हो सकता है, साइमल्टेनियस इंक्रीज और डिक्रीज एक अकाउंट में भी हो सकता है, ठीक है। फिर साइमल्टेनियस डिक्रीज किसी दो अकाउंट में भी हो सकता है, क्लियर। एंड देयर कैन ऑल्सो बी साइमल्टेनियस इंक्रीज इन बोथ दी अकाउंट, जैसे कि बैंक लोन लेने की वजह से मेरा एसेट भी इंक्रीज हुआ, लेकिन उसके सामने मेरी लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई, क्लियर। सो दिस आर दी डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस विच कैन बी सीन इन दी अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर, ठीक है। सो आगे के वीडियो में हम लोग इसका पूरा फुल फ्लेज एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जिससे आपको और आइडिया आएगा, ठीक है। आई एम श्योर अभी तक आपको ये सारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल जाएगा, क्लियर। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।